हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने हमारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज कैसे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ठीक है, तो इसको देखते हैं, हम पढ़ते हैं क्या होती है ये। एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब, जो एक्टिविटी 1.1 हमने की थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। कहते हैं व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हमें पता ही है कि क्या हुआ था, मैग्नीशियम को जब बर्न किया था तो क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फ्रॉम फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर इसको आप ऐसे सेंटेंस में लिखते हो, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो हमारा जो इस रिएक्शन को राइट करने का जो तरीका है ये क्या है, काफ़ी लॉन्ग है। तो इसको इजी वे के अंदर लिखने के लिए हमने क्या किया, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं हम कैसे, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन के अंदर राइट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, ये एक वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, तो जो चीज़ें स्टार्टिंग के अंदर हमने ली थी वो क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। इनको जब रिएक्ट करवाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जो चीज़ न्यू फॉर्म होके आती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें डिस्टिंक्शन भी करनी आनी चाहिए, दो चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश भी करना आना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन से होते हैं और प्रोडक्ट कौन से होते हैं। रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट हमारे वो होते हैं जो इनिशियल हम स्टार्टिंग के अंदर लेके चलते हैं। उनको रिएक्ट करने के बाद जो नई चीज़ फॉर्म होके आती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारी एक वर्ड इक्वेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, ये दोनों सब्सटेंस हैं, इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, आर द रिएक्टेंट्स। जिनके अंदर चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड जो हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट, और जो नया सब्सटेंस बना उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। A word equation shows change of reaction to products through an arrow placed between them। जो एक इक्वेशन होती है हमारी केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर क्या किया गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफरेंट लिखने के लिए इसके बीच में क्या किया जाता है, एरो लगाया जाता है। ये एरो क्या करता है कि ट्रांजिशन शो कर रहा है कि कैसे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके या फिर दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये उस रिएक्शन को शो करता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और दो डिफरेंट रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगा के उनको अलग लिखा जाता है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और उनके बीच में भी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो उनके बीच में भी क्या किया जाएगा, प्लस का साइन लगाया जाएगा। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो हेड होता है वो किसकी तरफ दिखाता है, प्रोडक्ट को शो करता है। ये हमारा प्रोडक्ट बना है। शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए है कि हमारी रिएक्शन किस तरफ चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हमने ये रिएक्शन को तो लिख लिया इक्वेशन फॉर्म के अंदर, हमने वर्ड इक्वेशन के अंदर इसको लिख लिया, तो हम इस रिएक्शन को और भी अच्छे से शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं। एक केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाएगा, ये तो हमारी वर्ड इक्वेशन थी। इस वर्ड इक्वेशन को और भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखने के लिए हमारे पास ये है रूल्स हैं, और क्या, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, क्या कोई भी और हमारे पास तरीका है कि हम हमारी जो रिएक्शन है उसको और भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकें। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। हम जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं इनको और भी कंसाइज, और भी छोटा और यूजफुल बना सकते हैं अगर हम उसके अंदर क्या करें, वर्ड का यूज़ ना करके हम उसके अंदर उनका फॉर्मूला यूज़ करें। जो हमारा केमिकल है उस केमिकल का वर्ड नेम, पूरा का पूरा नाम ना लिखें लेकिन उसका फॉर्मूला यूज़ करें। तो फॉर्मूलाज कैसे राइट किए जाते हैं, फॉर्मूलाज को राइट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं।
एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल जो इक्वेशन होती है वो एक केमिकल रिएक्शन को शो करती है, ठीक है। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का फार्मूला देखो तो मैग्नीशियम क्या होती है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, Mg से शो किया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का O, ऑक्सीजन का O, वैसे O होता है लेकिन ऑक्सीजन कभी भी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल के रूप में रहती है, ये कभी भी एटॉमिक फॉर्म के अंदर नहीं रहती, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, स्टेबल नहीं होती है वैसे, तो ये क्या कहते हैं, O2 बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब दोनों मिलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये हमारी जो रिएक्शन थी वर्ड फॉर्म के अंदर हमने अभी भी लिखी थी, वो वर्ड फॉर्म को हम इस टाइप से लिख सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। इन दोनों साइड में आपने क्या करना है, दोनों साइड में एटम्स काउंट करके देखो। मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, मीन्स यहाँ पे 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 हैं यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम सेम यहाँ पे दोनों साइड में नहीं है। इज द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट इज द बोथ ऑन द इज सेम ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर ऐसा हो कि दोनों साइड में किसी भी चीज के एटम इक्वल ना आ रहे हों तो वो क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसका मीनिंग दोनों साइड में जो मास यूज हो रहा है, दोनों साइड में जो हमने कंटेंट यूज किया था, जितना जो चीज मात्रा यूज की थी उसकी रिएक्टेंट की, वो सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप क्या करो, आपने जितना इधर रिएक्ट करवाया उतना उधर ना बने, जितनी इधर चीज़ रिएक्ट करवाई है वो उधर बनेगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हमारी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। तो इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सच ए केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारी जो ये इक्वेशन है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें बैलेंस करना क्यों पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखना जरूरी क्यों है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना जरूरी क्यों है, तो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर देखते हैं क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो इसके अंदर क्या है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एक लॉ है जिसके अंदर क्या बोला गया है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहाँ से आया था, ये स्टार्टिंग के अंदर ये था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम अपनी मर्जी से बना नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम अपनी विल से ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि मैग्नीशियम का एक एटम था और इधर तो एक आया, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम यूज हुए थे, लेकिन यहाँ पे कितने बने, एक ही बना, ठीक है। तो ये कारण था कि हमें क्या करना पड़ रहा है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस करना जरूरी क्यों है, क्योंकि मास को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा लिखोगे इसका मीनिंग हमने एक एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड में मास नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स, और क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स दोनों चीज़ों के क्या होने चाहिए, सभी रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दूसरी साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है, हमारे पास एक रिएक्शन है, क्या, जिंक के अंदर हमने क्या कर दिया, जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। जो हमने सेकंड एक्टिविटी यूज़ की थी 1.3 जो एक्टिविटी यूज़ की थी उसके अंदर हमने क्या किया था, जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी, हाइड्रोजन गैस वाली रिएक्टिविटी की थी, ये हमने ये वाली जो एक्टिविटी थी इसके अंदर जिंक के ग्रैनुअल्स डाले थे और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि मेटल्स हैं, जिंक क्या है, एक मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन गैस को एसिड में से क्या करती है, रिलीज करवाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये हमारी जो वर्ड इक्वेशन होगी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमने ऐसे लिख दिया, जिंक का सिंबल Zn,
सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, H2SO4। तो जब ये रिएक्शन होगी इसके अंदर बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। ये हमारे पास रिएक्शन हुई, लेकिन क्या ये बैलेंस है? तो इसको बैलेंस को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, कभी भी कोई रिएक्शन बैलेंस करनी आती है तो एक छोटी सी रफ साइड में क्या कर लो, एक ऐसे टेबल बना लो जिसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को राइट कर लेना है। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सभी को राइट कर लिया। कितने कितने एटम्स उसके वहाँ पे पड़े हैं, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों राइट कर लो। जिंक 1, जिंक इधर भी कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2 हैं। फिर सल्फर, सल्फर यहाँ पे अगर देखो तो सल्फर के कुछ भी नहीं लगा, यहाँ पे नीचे लगा O के साथ में 4 लगा, सल्फर के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मीनिंग सल्फर कितने हैं, 1 है, 1। और इधर भी सल्फर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितनी है, 4, इधर भी ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो सभी चीज़ें बैलेंस है, सभी के एटम्स इक्वल हैं, तो सभी के एटम्स इक्वल हैं, इसका मीनिंग हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। एज द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स, तो इक्वेशन जो 1.3 है हमारी वो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये बैलेंस है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक अगर रिएक्शन हमारे पास अनबैलेंस्ड रिएक्शन आ जाए तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हमारे पास, देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है आयरन की वाटर के साथ जो रस्टिंग होती है। ठीक है, तो रस्टिंग की है ये रिएक्शन है, Fe प्लस H2O मिलके क्या बनेगा, Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2 ये बनेगा। तो अब इसके अंदर आपने चेक करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहीं पे पता लग जाएगा कि आयरन का यहाँ पे Fe मीन्स आयरन, आयरन का एक एटम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एटम्स कितने आयरन के, 3 हैं। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये रिएक्शन क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो अगर अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो हमें ये टेबल बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये टेबल बना ली है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन 1 इधर 3, ऑक्सीजन 2 उधर भी, हाइड्रोजन इधर 2 इधर भी 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो अगर ये कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देख लेंगे हमारा रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, ये याद रखना होता है कि सबसे पहले आपको हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन है या वाटर है, ऑक्सीजन और वाटर को कभी भी आपने पहले बैलेंस नहीं करना। सबसे पहले बैलेंस किसको किया जाता है, सबसे पहले दूसरे एटम्स को बैलेंस किया जाता है। जब सभी एटम दूसरे अदर एटम्स को हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, उनके नंबर्स को बैलेंस किया जाएगा। नंबर्स को बैलेंस कैसे करना है वो देखते हैं हम कैसे करना है, तो लेकिन सबसे पहले दूसरे एटम्स को हमने बैलेंस करना है। तो इन्होंने यहाँ पे अलग से किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आयरन है, आयरन है ना, तो आयरन को बैलेंस करना है या फिर जिसको भी बैलेंस करना, उसके लिए उसके आगे एक सबस्क्रिप्ट के अंदर आगे वाली साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आयरन कितने हो जाएंगे, 3 हो गए। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन है Fe, इन्होंने क्या किया, कहते हैं हमने क्या किया, पहले वाटर को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड अगर हम मेथड यूज़ करें तो उसके अंदर वाटर को या ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले किसे बैलेंस करते हैं हम, आयरन को। तो अगर आयरन को बैलेंस करना है, हम इधर देखिए आयरन को बैलेंस करना है, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एटम्स ऑफ आयरन हो गए और 3 एटम्स ऑफ आयरन यहाँ पे थे। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 थी पहले, अभी हमने नहीं ये किया, इसको बैलेंस नहीं किया। अब अगर आयरन बैलेंस हो गया, हमारे पास ये रिएक्शन है हमारी Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड में, तो क्या होगा, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर ये बैलेंस हो गया, हमारे पास अब क्या बच रहा है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना बच रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो अगर सिंपली इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होएगी। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो पहले कितनी थी, 2, अब वो कितनी हो चुकी है, 4 और मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 8 एटम्स आ गए हैं। किस साइड में,
रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में कितने पड़े हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने पड़े हैं 2, प्रोडक्ट साइड में कितने पड़े हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स पड़े हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 था और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 4, और इधर भी ऑक्सीजन कितना था 4। और अगर आप बात करो आयरन की Fe की तो Fe यहाँ पे पहले 1 था और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 हो चुका है, और ये भी कितना था 3, तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। बचा कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 8 हो चुका है, इधर कितना है 2, तो 8 बनाने हैं हमने, इधर भी कितने बनाने हैं 8 बनाने हैं। कैसे बनाओगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 बन जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी और कितने बन जाएंगे 8। इसका मीनिंग इसके आगे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा 4। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने चेक कर लेना 1 हर एक एलिमेंट को चेक कर लेना बोथ साइड्स में कि हमारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं या नहीं। जब बैलेंस होगी तो हम लिख देंगे कि ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से हमने बैलेंस करना है। तो इसके लिए क्या याद रखना है, हमने सबसे पहले बैलेंस द एटम्स of elements other than oxygen. Balance firstly balance the atoms of elements other than oxygen. ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में ही बैलेंस करना है हमने, ठीक है। नहीं तो कई बार अगर दूसरे मेथड से करते हैं, पहले ऑक्सीजन को आपने बैलेंस कर लिया तो उससे थोड़ा सा जो आंसर आता है वो रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, बैलेंसिंग थी। ये क्या थी हमारी बैलेंसिंग। तो ये इन्होंने लास्ट में ये लिखा, देखिए ये रहा F3Fe4H2O और ये सारा कुछ आ गया। अब ये हमारी बैलेंसिंग होगी, लेकिन बैलेंसिंग के साथ साथ हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम और भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, और भी अच्छे से इसको जो इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर कि हम हमारी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसको कैसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, उसको एक तो बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के बाद आपको एक एक चीज़ का पता लगेगा कि यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ जो आयरन है या फिर 3 मोल्स ऑफ आयरन है वो रिएक्ट कर रहे हैं 4 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, और क्या बना रहे हैं 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं, साथ में 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन देगी। नेक्स्ट क्या है, इसके साथ आप क्या यूज़ कीजिए, इसकी फिजिकल स्टेट। ये सॉलिड है तो एस लिखिए इसके साथ में, गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो गैसेस यूज़ कीजिए, स्टीम का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर जो वाटर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये सॉलिड होएगा और ये क्या होगा, गैस। ये सॉलिड होगा और ये क्या होगी, गैस। साथ में ये रिएक्शन अगर किसी टेम्परेचर के ऊपर, और ये कितना टेम्परेचर है इस रिएक्शन का, ठीक है, ये भी चीज़ें हम इस एरो के ऊपर राइट करके इसको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो ये भी है कि हम इसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। केयरफुली एग्जामिन द अबाउट बैलेंस्ड इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। ये ऊपर वाली इक्वेशन तो हमें कुछ नहीं बताती ना इसके बारे में कि ये गैस है या सॉलिड है, तो इसको बनाने के लिए हमें ये साथ में राइट करना पड़ेगा। गैसेज है तो जी लगा दीजिए, लिक्विड है तो एल लगा दिए, एक्वस, एक्वस मीन्स अगर कोई चीज़ वाटर के अंदर मिक्स करके रिएक्ट करवा रहे हैं तो उसके आगे क्या लगता होता है, एक्वस, और अगर सॉलिड है तो एस लगा दीजिए। तो इस टाइप से हम रिएक्शन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये 2 रिएक्शंस हैं, आपने इनको खुद ने ही करके देखना है, बैलेंस करके देखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कहते हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसको क्लीन क्यों करना चाहिए। तो उसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन वैसे पड़ा है वो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है या फिर उसके ऊपर क्या होती है, डस्ट वगैरह होती है, अगर वहाँ पे डस्ट होगी तो अच्छे से बर्न नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो अच्छे से बर्न नहीं होगा। इसीलिए उसको सैंड पेपर से हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा क्लीन कर देंगे ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, बर्न हो सके। फिर कहते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए, और वो भी कैसी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन को कैसे लिखा जाता है, हाइड्रोजन को हमने अभी भी लिखा है। सेकंड,
तो अगर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या करें कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H2। हाइड्रोजन अगर गैस की बात करो तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है H2, प्लस क्लोरीन गैस का सिंबल Cl2। अगर ये मिलते हैं तो ये मिलने के अब क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl होता है। अगर इसको आप ध्यान से देखो, यही हमारी इक्वेशन, जो वर्ड इक्वेशन है क्या है, वर्ड इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। तो इस सिंबॉलिक फॉर्म को हम बैलेंस कैसे करेंगे, H2 प्लस Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है 2, क्लोरीन कितनी है 2, ठीक है। एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में 2 है, लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन देखोगे तो वो भी कितने हैं 1 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दोनों ही क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दोनों ही इकट्ठे पड़े हैं, तो इनको इकट्ठा ही बैलेंस किया जाएगा। तो अगर ये 2-2 हैं इधर दोनों साइड में, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें 2-2 बन जाएंगी। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं। कितने हो गए, 2-2 हो गए। अब ये क्या है, बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। लेकिन इसको आपने यहीं पे नहीं करना, इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे दोबारा से राइट करके लिख दो कि ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, Cl2 और ये क्या है 2HCl, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस टाइप से आपने इनको राइट करना है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, हम उसके बाद एक बार फिर से इसके जो सभी के सभी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा शुरू करते हैं, जो टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। We have learnt in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into the another element। एक जो एलिमेंट होता है वो अपने आप दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज नहीं होता। nor do atoms disappear from the mixture or appear from the elsewhere। ना ही कोई एटम वहाँ से बाहर होता है, अपने आप बाहर चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ना ही कोई एटम अपने आप अपीयर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मीन्स नॉर क्रिएटेड, जो हमारा लॉ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो वाली बात कर रहे हैं हम कि वो चीज़ होगी, वो लॉ फॉलो होगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसके अंदर होता क्या है, कोई भी दो चीज़ें जो इकट्ठी जुड़ी हुई पड़ी हैं, या तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दो चीज़ों के जुड़ने को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन इकट्ठे पड़े थे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके जुड़ने को जो ये जोड़ के कोई चीज़ रखेगी, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जो बॉन्ड क्या होता है, फोर्स होती है, क्या होती है, फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को कनेक्ट करके रखती है, होल्ड करके रखती है टुगेदर, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, या तो पहले वाला बॉन्ड टूट जाता है, कोई पहले वाला बॉन्ड टूट जाएगा, या फिर कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, या फिर दोनों चीज़ें ही होती हैं, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नया बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमने डिफरेंट जो हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप की क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उनको पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला टाइप क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन जैसे वर्ड के जो नाम है, हमारा यहाँ पे रिएक्शन का नाम है, उसी नाम से पता चलता है कम्बिनेशन, कंबाइन करना क्या होता है, जुड़ना। कंबाइन करना क्या होता है, जुड़ना। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब क्या हो, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, when two or more than two reactants combine together to form a single product is called a combination reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ जाएं, कंबाइन कर जाएं टुगेदर,
और उस क्या बना दें, एक सिंगल नया प्रोडक्ट बना दें, उसे हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने कार्बन, कार्बन मीन्स कोल, कोयला जो होता है, कोयला उसको वो किसका होता है, मेनली कार्बन का बना होता है। तो कार्बन को हमने बर्न किया, इसको कार्बन को क्या किया, बर्न, और ये कोयला होता है सॉलिड, सॉलिड होता है तो एस से डिनोट करेंगे। प्लस में क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, कोई भी चीज़ जलती है तो इसको जलाया, तो गैस की ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हमने इसको बर्न किया, कंबस्चन करवाई, इसकी क्या करवाई, कंबस्चन। तो कंबस्चन करवाने के बाद हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। क्या प्रोड्यूस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो इसको G लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या करना है इसको, ये हमारी क्या है, एक एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन का। ये कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट टाइप है, जिसके अंदर क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शंस मींस द रिएक्शंस इन विच two or more than two reactants combine together to form single product is called combination reaction। उसे हम combination reaction कहते हैं, और ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो आपने इस रिएक्शन के और भी कुछ, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल्स हों उनको एक्सप्लोर करना है कि हाँ, और भी ढूंढने हैं अपने बुक के अंदर, जहाँ पे भी आपको दिख जाए कि दो चीज़ें प्रेजेंट थी, वो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे था, दो डिफरेंट चीज़ें थी, वो दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस ने क्या किया, मिला के एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया। ऐसी रिएक्शन को हम कम्बिनेशन कहते हैं। तो ऐसे और एग्जांपल ढूंढने, ठीक है। तो ये हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर हमारे पास। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। ये उन्होंने क्या किया, देखो, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम जो होता है, अगर उसके अंदर वाटर डालें, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसके अंदर वाटर डाल दीजिए। टच द बीकर एज शोन, जैसे इन्होंने कर रखा है, इस बीकर को टच करके देखो। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, आपको क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, पहले से ज़्यादा गर्म लगेगा ये बीकर। ठीक है, अगर वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इसका मीनिंग वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। तो अगर रिएक्शन हो रही है तो हमें देखने को मिलेगा कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसके अंदर होता क्या है, CaO जो होता है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ, और क्या बनाता है, CaOH ट्वाइस। यहाँ पे 2 नीचे लिखा है, मीन्स O और H इकट्ठे 2 बार। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लेक्ट लाइम। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, वहाँ से आपको पता लगेगा, ये चूना होता है। क्या होता है, चूना। जो कोई भी ग्राउंड वगैरह होता है, ठीक है, तो वहाँ ग्राउंड के जो बॉर्डर होते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज के ऊपर वाइट कलर का जो लगाया जाता है ना, पाउडर सा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चूना होता है, क्विक लाइम होता है। अगर उस क्विक लाइम के अंदर आप वाटर ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से उबलने लग जाएगा, मीन्स उसका वाटर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो नई चीज़ फॉर्म होके आती है वो क्या होती है, स्लेक्ट लाइम होती है। वो क्या होती है, स्लेक्ट लाइम होती है, और वही इसका फॉर्मूला है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, एक या दो रिएक्टेंट से मिलने से, उसे हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर, वही चीज़ जो हमने लिखी पहले कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके जब एक सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। अब ये रिएक्शन है ना, ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम इस रिएक्शन का जो डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शन है, इसको हम वैसे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक और एक और रिएक्शन आएगी, वो दोनों रिएक्शन हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अब कम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट जो है हमारी रिएक्शन, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो बिल्कुल कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज मीन्स ब्रेक, डीकम्पोज मीन्स ब्रेक, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ ब्रेक हो जाए, ठीक है। एक सिंगल चीज़ ब्रेक होनी चाहिए, और ब्रेक जब होगी कोई भी सिंगल चीज़ तो वो टूटेगी कम से कम दो चीज़ों में। ब्रेकिंग का मीनिंग यही है कि कम से कम उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। टेक अबाउट 2 grams ऑफ फेरस सल्फेट, 2 ग्राम्स के आसपास क्या लीजिए आप, फेरस सल्फेट लीजिए, FeSO4, फेरस सल्फेट मीन्स FeSO4 लीजिए। उसको क्या कीजिए, हीट, उसको गर्म करना है हमने। जैसे ये टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट ले रखा है, इसको बर्नर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब बर्नर के ऊपर गर्म किया जाएगा तो होगा क्या, इसमें से एक गैस रिलीज होगी। जो गैस रिलीज हो रही है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, इसका मीनिंग यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ये साथ में सल्फ्यूरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरस ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है, 2 और 3 चीज़ों के अंदर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर हम इसकी डेफिनेशन राइट करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, डीकम्पोजिशन decomposition reaction means the reaction in which one single n आएगा बीच में, single substance breaks into 2 or more than 2 new substances, reactions लिख दो, reactions in which 2 or more new substances are formed, called उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल जो सिंपल सा है, छोटा सा, आसानी से याद हो जाएगा आपको, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसका मीनिंग, ये जो ट्रायंगल हमने इसके ऊपर लगाई, इसका मीनिंग है हीट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO बनेगा। ये सॉलिड था, ये भी क्या है, सॉलिड है, प्लस में क्या निकल जाएगी, O2, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ये है क्विक लाइम, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, एक आसान सा एग्जाम्पल है इसको लर्न करने के लिए, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने हमारे यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को स्टडी किया है, प्लस में हमने आज क्या किया है, हमारे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बचते हुए जो बाकी की जो रिमेनिंग हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे के सारे टाइप की जो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना कि आपको आगे आने वाली जो और वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू।